जय हिंद। मैं क्लास 10 का केमिस्ट्री पढ़ा रहा था। केमिस्ट्री का लास्ट चैप्टर कार्बन और उसके यौगिक, जिसके अंतर्गत मैंने बताया था कि कार्बन के अपर रूप कौन कौन से हैं। मैंने बताया था कि 4 अपर रूप है और उन चारों में से केवल 3 अपर रूप के बारे में पढ़ना है। हीरा, ग्रेफाइट, फुलेरीन और ग्रेफीन। तो हीरा के बारे में ऑलरेडी पढ़ा चुका हूँ। अगर आपने नहीं वीडियो देखा है ना तो ज़रूर देख लीजिएगा। आज इस वीडियो में मैं कार्बन के अपर रूप जितने भी हैं, ग्रेफाइट, फुलेरीन और ग्रेफीन, यानी चारों में आपको कंप्लीट करा दूंगा। पढ़ना तो 3 ही है क्योंकि एग्जाम में आपके 3 ही आने वाले हैं, हीरा, ग्रेफाइट और फुलेरीन। ग्रेफीन के बारे में मैं एक छोटा सा बात बताऊंगा, बस उतना ही आपको याद रखना है नॉलेज के पर्पस से। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। दूसरा जो अपर रूप था कार्बन का वो था ग्रेफाइट। तो हम लोग समझते हैं कि आखिर में ग्रेफाइट है क्या। मैंने बोर्ड पर लिखा है ताकि मैं आपको कम समय में ज़्यादा अच्छे तरीके से समझा सकूं। देखिएगा, ग्रेफाइट क्या है ना कि ग्रेफाइट का निर्माण कार्बन के परत दर परत संरचना से बनी होती है ना। जो ग्रेफाइट होता है उसका जो निर्माण होता है ना, वो कार्बन की परत दर परत, यानी एक कार्बन, इसके ऊपर एक और कार्बन, इसके ऊपर एक और कार्बन, ऐसे परत दर परत संरचना से बनी होती है, जिसमें प्रत्येक कार्बन, ठीक है, परमाणु अन्य 3 कार्बन परमाणुओं से, है ना, जिसमें प्रत्येक कार्बन परमाणु जो है अन्य 3 कार्बन परमाणुओं से सहसंयोजक बंध द्वारा जुड़कर, कौन से बंध द्वारा? सहसंयोजक बंध के द्वारा जुड़कर षटकोणीय संरचना बनाती है। क्या बनाती है? षटकोणीय संरचना बनाती है, यानी जो षष्ठभुज आपने देखा होगा 6 भुजाओं वाली, उस तरह की संरचना बनाती है। और प्रत्येक कार्बन परमाणु का चौथा इलेक्ट्रॉन मुक्त होता है। बात समझ में आ गया? यानी हमको पता है कि जितने भी कार्बन है ना, ठीक है, उन कार्बन को कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए? तो 4 इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो ये ग्रेफाइट क्या करता है कि 3 इलेक्ट्रॉनों के साथ सहसंयोजन बंध बना करके, ठीक है, अपनी एक संरचना बना लेती है, षटकोणीय संरचना। लेकिन इसका 1 इलेक्ट्रॉन मुक्त होता है, जिसके कारण इसमें विद्युत प्रवाह होता है। तो देखिए, और प्रत्येक कार्बन परमाणु का चौथा इलेक्ट्रॉन मुक्त होता है, जिसके कारण यह विद्युत का सुचालक होता है। क्या होता है? विद्युत का सुचालक। इसका मतलब कि इसमें विद्युत प्रवाह हो सकती है। समझ में आ गया? चलिए अब देखिए, ग्रेफाइट में कार्बन परमाणुओं की विभिन्न परतें एक दूसरे से वांडर वाल्स बंध द्वारा जुड़े होते हैं। हमने क्या देखा कि ग्रेफाइट का जो निर्माण है वो कार्बन परमाणु, एक कार्बन परमाणु दूसरे कार्बन परमाणु के साथ सहसंयोजक बंध के द्वारा बनी होती है, जिसमें 3 इलेक्ट्रॉन ही भाग लेते हैं और 1 इलेक्ट्रॉन मुक्त होता है, जिसके कारण विद्युत धारा प्रवाहित होती है। लेकिन जो ये परत दर परत चिपके हुए हैं, या एक परत के ऊपर दूसरा परत, तीसरा परत, चौथा परत, ऐसे परत है, इन परतों के बीच में जो बंध बन रहा है ना, वो होता है वांडर वाल्स बंध। याद रखिएगा। तो ग्रेफाइट में कार्बन परमाणुओं की विभिन्न परतों एक दूसरे से वांडर वाल्स बंध द्वारा जुड़े होते हैं। यह बंध एक कमजोर बंध है। याद रखिएगा, वांडर वाल्स बंध क्या है? एक कमजोर बंध है, जिसके कारण जब आप ग्रेफाइट को छुओगे ना, टच करोगे, तो वो चिकना और मुलायम होता है। उस पर अगर कुछ रखोगे तो फिसल जाएगी, यानी उसमें फिसलन होता है, ठीक है, और चिकना और मुलायम होता है। अब आपने ग्रेफाइट देखा होगा, सब लोगों ने पेंसिल का प्रयोग किया होगा। तो पेंसिल के अंदर जो ब्लैक होता है ना, जिसे हम काला लेड बोलते हैं। याद रखिएगा, क्या बोलते हैं? काला लेड। मैंने लिखा है, देखिए, काला लेड। पेंसिल के अंदर जो प्रयोग होता है उसे क्या बोलते हैं? काला लेड, जिससे लिखने पर काले रंग का छाप निकलता है। ठीक है, तो जो काला लेड है वो किसका बना होता है? ग्रेफाइट का। आप देखते हो ना, लिखते हो तो काला क्यों क्या बोलते हैं, कॉपी पे उतर जाता है। क्यों? क्योंकि इतना कमजोर बंध होता है उसमें, परत दर परत क्या होती है, एक परत छूट करके उस कॉपी पे चिपक जाती है, फिर दूसरे जगह लिखेंगे दूसरा परत चिपक जाएगी। ऐसे करते करते हम चीजों को क्या करते हैं, लिखते हैं, जिसका उपयोग
पेंसिल के लिए किया जाता है। आपको बात समझ में आ गया। अब देखिए, अब देखते हैं कि इसका गुण, ग्रेफाइट का गुण कौन कौन सा है। पहला यही कि ग्रेफाइट का जो कलर है ना वो भूरा काला रंग का होता है ना, यह भूरा काला होता है। तो नोट कर लीजिएगा कि यह भूरा काला रंग का होता है। दूसरा ये कि यह चिकना और मुलायम होता है, जिसको पकड़ने पर क्या होती है, फिसलन होती है। तो दूसरा गुण ये लिखिएगा। तीसरा गुण क्या होता है कि यह हीरे से हल्का होता है। क्या होता है, ये जो ग्रेफाइट है वो हीरे से हल्का होता है। मैंने आपको बताया था कि जब हीरे को लगभग 4700 डिग्री सेल्सियस तक आप लेके जाओगे ना तो हीरा धीरे धीरे ग्रेफाइट में कन्वर्ट होने लगेगा। ये मैंने बताया था हीरे वाले कॉन्सेप्ट में। अब देखिएगा चौथा पॉइंट्स, यह विद्युत का सुचालक होता है। क्यों सुचालक होता है, क्योंकि इसका जो प्रत्येक कार्बन का चौथा इलेक्ट्रॉन होता है ना वो मुक्त होता है, जिसके कारण इसमें विद्युत का प्रवाह होता है। आई बात समझ में। काला लेड समझ में आ गया कि पेंसिल के अंदर कौन सा ग्रेफाइट का प्रयोग किया जाता है, किस रंग का, तो याद रखिएगा काला लेड का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट आता है इसका उपयोग। देखते हैं कि आखिर में ग्रेफाइट का उपयोग क्या है। तो देखिए ग्रेफाइट का उपयोग मैंने बताया, पहला पेंसिल में, जो लिखने वाली पेंसिल होती है उसमें लेड के रूप में किया जाता है। दूसरा स्नेहक के रूप में, जो मशीन होती है, मशीन के पुर्जे होते हैं, वो फ्रिक्शन यानी घर्षण होता है ना जब, तो घर्षण को कम करने के लिए स्नेहक के रूप में, है ना, लुब्रिकेंट के रूप में, ठीक है, ऑयल के रूप में या कह लीजिए ग्रीस के रूप में प्रयोग किया जाता है इस ग्रेफाइट का, क्योंकि ये इतना मुलायम होता है कि फ्रिक्शन होने ही नहीं देता है, घर्षण होगा ही नहीं। ठीक है, तो ये मशीन पुर्जों में स्नेहक के रूप में किया जाता है। दूसरा नाभिकीय रिएक्टर, यानी जो परमाणु बम वाला नाभिकीय रिएक्टर है ना, परमाणु बम को कंट्रोल करने के लिए उसके अंदर क्या मिलाया जाता है, ग्रेफाइट मिलाई जाती है, यानी नाभिकीय रिएक्टर में भी स्नेहक के रूप में किया जाता है। पॉइंट्स नोट करके रखिएगा। दूसरा चीज कि पेंसिल में लेड के रूप में मैंने आपको समझा दिया। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, सेल में इलेक्ट्रोड के रूप में। देखिए पहले जब सेल आती थी, बैटरी आती थी, तो उसमें एक बीच में पतला सा रॉड होता था जो ब्लैक कलर का, वो ग्रेफाइट की होती थी, है ना। वो रॉड जो है कि किसकी होती थी, ग्रेफाइट की होती थी, जिसे कार्बन का छड़ भी कहा जाता है। ठीक है, वो बनी होती थी ग्रेफाइट की। आपने अगर पुराना सेल कभी देखा होगा, मोटा वाला जो 10, 15, 20 रुपए का आती थी, उस सेलों में ये चीज आपको देखने को मिलता है। ठीक है, तो ये था हमारा ग्रेफाइट पूरा कंप्लीट हो गया। एक काम करिए, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं कि आखिर में फुलरीन क्या है, उसके बाद देखेंगे ग्रेफीन क्या है। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कार्बन का जो अपर रूप है, वो लास्ट अपर रूप है फुलरीन। तो फुलरीन के बारे में हम लोग समझते हैं कि आखिर में फुलरीन कैसे खोजा गया और खोजने के लिए कौन कौन से वैज्ञानिक थे जिन्होंने खोजा था। देखिए फुलरीन को ना 1985 ईस्वी में, है ना, फुलरीन को सबसे पहले 1985 ईस्वी में रॉबर्ट कर्ल और रिचर्ड इस्माले, याद रखेगा, रॉबर्ट कर्ल, रिचर्ड इस्माले और हैरोल्ड क्रोटा, ठीक है, हैरोल्ड क्रोटा ने बताया। इसके बारे में उन्होंने ही बताया था, यानी 3 वैज्ञानिक, कौन कौन, तो रॉबर्ट कर्ल, रिचर्ड इस्माले और हैरोल्ड क्रोटा। इन्होंने 1985 ईस्वी में इस फुलरीन को खोजा। कैसे खोजा समझिए। इन्होंने सबसे पहले क्या किया कि कार्बन के 2 छड़ लिए, है ना, कार्बन के 2 छड़ लिए और दोनों छड़ों को निष्क्रिय वातावरण में रखा। कहाँ, निष्क्रिय वातावरण का मतलब होता है कि जहां पे कोई भी गैस मौजूद न हो। तो उस वातावरण में 2 कार्बन के छड़ को रखा और उनके मध्य में लेजर बीम के द्वारा आर्क प्रवाहित किया, यानी आग दिया। जब लेजर बीम के द्वारा आग दिया तो कार्बन की छड़ जो है कि वाष्पीकृत हो गई। क्या हो गई, वाष्पीकृत हो गई, पिघल के ऊपर वाष्प की तरफ उड़ने लगी और उड़ने के बाद जब वो संघनित हुई, है ना, जब वो सॉलिड हुई, रुकी यानी संघनित हुई, तो वो एक काजल के रूप में प्राप्त हुआ, कालिख के रूप में, है ना, जिसे काजल कहते हैं, तो काजल के रूप में प्राप्त हुआ। तो उस काजल को ही इन्होंने एक नया नाम दिया जिसे कहा फुलरीन। क्या कहा, फुलरीन। ये जो काजल का रूप जो प्राप्त हुआ उसे C60 कहा गया। क्या कहा गया, C60। ठीक है, तो आगे समझ में ये फुलरीन कैसे बना था, तो आपको मैंने समझाया, वही चीज मैंने लिखा हुआ है, देखिएगा ध्यान से। इसके बारे में सबसे पहले 1985 ईस्वी में रॉबर्ट कर्ल, रिचर्ड इस्माले, हैरोल्ड क्रोटा ने बताया। इन्होंने निष्क्रिय वातावरण में
कार्बन की 2 छड़ लेकर उसके मध्य में लेजर बीम के द्वारा आर्क प्रवाहित किया तो कार्बन वाष्पित हो गई। फिर जब यह संघनित हुई तो काजल बनी। क्या बनी? काजल बनी। इस काजल के नए रूप को C60 कहा और इस नए अपर रूप को फुलेरीन कहा। अब बात आती है फुलेरीन क्या है। देखिए फुलेरीन एक आर्किटेक्चर थे अमेरिका के, जिन्होंने एक गुंबद बनाया था, जिस गुंबद को बोलते हैं जियोडेसिक गुंबद। याद रखिएगा ये अमेरिका का एक गुंबद है, ठीक है, जियोडेसिक गुंबद। इसी गुंबद को बनाने वाले क्या कह सकते हैं, वास्तुकार कह सकते हैं या स्थापत्यकार कह सकते हैं, ठीक है, आर्किटेक्चर कह सकते हैं। तो जिन्होंने बनाया था वो थे बकमिनिस्टर फुलेरीन। उनका नाम क्या था? बकमिनिस्टर फुलेरीन। देखिए मैंने लिखा है कहीं, कहाँ लिखा हूँ, यहाँ पे देखिए बकमिनिस्टर, ठीक है, मिनिस्टर फुलेरीन। तो इसलिए इसका अन्य नाम क्या है? बकमिनिस्टर फुलेरीन पूरा नाम है, ठीक है। और ये जब उन्होंने ये गुंबद बनाया तो ये गुंबद आकार आप देखोगे ना, आप सर्च करिएगा आपको दिखाई देगा एक फुटबॉल की संरचना की तरह है। मतलब कि आपको ऐसे दिखाई देगा, ऐसे आपको दिखाई देगा फुटबॉल की संरचना की तरह, है ना। यहाँ भी आपको ऐसे दिखाई देगा, ठीक है। यहाँ पे ऐसे मैं एक बना रहा हूँ रफली, देखिएगा ध्यान से, ऐसे आपको दिखाई देगा, ठीक है। तो ये आपको दिखाई देगा ऐसे फुटबॉल की संरचना की तरह आपको दिखाई देगा, ठीक है। तो जो ये फुटबॉल की संरचना की तरह दिखाई दी, और उसी तरह ये जियोडेसिक गुंबद भी है जो अमेरिका में है, और इसको स्थापित किए थे, यानी बनाने वाले कौन थे? तो बकमिनिस्टर फुलेरीन। तो इन्हीं के नाम पे इसको रखा गया। क्यों? क्योंकि इसकी संरचना बिल्कुल फुटबॉल की जैसी थी, और इसलिए फुटबॉल की जैसी होने के कारण इसे बकी बॉल भी कहते हैं। क्या कहते हैं? बकी बॉल भी कहते हैं। समझ में आ गया? देखिए तो यहां तक हो गया था। अब देखिए फुलेरीन का अणुसूत्र CN बताया गया। क्या बताया गया? CN। और N का मान जो है ना कि 60 हो सकता है, 70 हो सकता है, या इससे अधिक भी हो सकती है। तो C60 यानी N का मान 60 ही खोजा गया था पहली बार, इसलिए C60 को क्या कहा जाता है? याद रखिएगा। तो आप हमेशा कहिएगा कि फुलेरीन कहा जाता है, यानी बकमिनिस्टर फुलेरीन कहते हैं। समझ में आ गया? ये पूरा कॉन्सेप्ट मैंने आपको समझा दे। देखिएगा कि इसकी संरचना फुटबॉल जैसी होने के कारण बकी बॉल कहते हैं। इसका अन्य नाम बकमिनिस्टर फुलेरीन भी है। क्यों बकमिनिस्टर फुलेरीन है? मैंने आपको समझाया कि जियोडेसिक गुंबद जो है कि अमेरिका में है, इनके आर्किटेक्चर कौन थे? यही थे बकमिनिस्टर फुलेरीन। और ये आप देखोगे तो ये फुटबॉल की संरचना की तरह थी, और जब ये काजल प्राप्त हुआ तो इसकी भी संरचना फुटबॉल की तरह थी, इसलिए इन्हीं के नाम पे रख दिया गया। आगे बात समझ में चली। इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये हो गया फुलेरीन, कंप्लीट हो गया। अब मैं बताया था कि मैं लास्ट में एक और बताऊंगा, ग्रेफीन। तो देखिए आपको ग्रेफीन के बारे में क्या रखना है। देखिए ग्रेफीन जो लास्ट है ना, ग्रेफीन में याद रखिएगा कि जो ग्रेफीन है इसका प्रयोग जो टच स्क्रीन में किया जाता है। जो मोबाइल का टच स्क्रीन है, टच स्क्रीन में अगर आप जिस पे टच करते हो ना, उस पे ही ग्रेफीन का प्रयोग किया गया है, ठीक है। वो भी क्या है? तो एक कार्बन का रूप है। तो याद रखिएगा ग्रेफीन का प्रयोग कहाँ किया जाता है? टच स्क्रीन पे किया जाता है। बस इतना ही आपको चीजें याद रखनी है। यानी कार्बन के जो अपर रूप थे, हीरा, ग्रेफाइट, फुलेरीन और ग्रेफीन, तो मैंने चारों कंप्लीट करा दिया। अब आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। सबसे पहले फिर से एक बार कहूँगा कि आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। जो स्टूडेंट छूट जाते हैं ना, तो वो लोग कमेंट करते हैं कि सर आपने स्क्रीनशॉट लेने का टाइम ही नहीं दिया, तो उनके लिए भी प्रॉपर मुझे ध्यान रखना है। तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। जय हिंद।